नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आशा करते हैं आप सभी लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी तैयारी को भी अच्छे से कर रहे होंगे। तो जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, हम लोग यहाँ से 25 क्वेश्चन जो रेलवे के साइंस हैं प्रीवियस ईयर, उनको यहाँ से हम लोग डिस्कस करते हैं। और ये क्वेश्चन कहीं ना कहीं मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं, जो आए हुए क्वेश्चन हैं प्रीवियस ईयर, जो मोस्ट इम्पोर्टेंट हैं। तो यह क्वेश्चन कहीं ना कहीं आपके एग्ज़ाम में आ रहे हैं और आने वाले एग्ज़ाम में भी यही क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे, क्योंकि रेलवे सबसे ज़्यादा अपने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ज़्यादा रिपीट करती है। तो ये क्वेश्चन मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। तो आइए वीडियो स्टार्ट करते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर देना और चैनल पर नए आए हो तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना। तो यहाँ से हम लोग न्यू ईयर तक 1K का सब्सक्राइबर कंप्लीट करने का टारगेट रख रहे हैं। तो जिसमें आप भी अपनी भागीदारी निभाइए, जिससे हम लोग बहुत जल्दी 1K सब्सक्राइबर यहाँ से कंप्लीट कर सकें और आने वाले समय में हम लोग एक बेहतर और अच्छा सा कंटेंट आपको प्रोवाइड कर सकें एक नई एनर्जी के साथ। तो ये टारगेट आपको नहीं भूलना है, बहुत जल्द हम लोगों को 1K सब्सक्राइबर ज़रूर कंप्लीट करना है और वीडियो को भी लाइक करना है। तो आइए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो हमारा आज का यहाँ से क्वेश्चन पहला स्टार्ट हो जाएगा 1001 से। तो 1000 क्वेश्चनों तक हम लोग अभी तक क्लासें ले चुके हैं। अगर वो क्लासें आपने अटेंड नहीं की हैं तो हमारे चैनल पे जाके आप वो भी देख सकते हैं। तो आइए आज के आगे क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे। तो पहला हो जाएगा कि मानव शरीर में कितनी मेरु तंत्रिकाएँ होती हैं। तो यह होती हैं आपकी 31 जोड़ी, तो 31 जोड़ी। तो ऑप्शन ए यहाँ पे इसका करेक्ट हो जाएगा। तो यहाँ से क्वेश्चन आप देख सकते हैं, लेटेस्ट पैटर्न के ये क्वेश्चन जो कहीं ना कहीं आपके रेलवे के एग्जाम के ही हैं। तो इम्पोर्टेंट पॉइंट हो जाएंगे कि मानव शरीर का वह तंत्र जो सोचने, समझने तथा किसी चीज़ को याद रखने के साथ ही विभिन्न अंगों के कार्यों में सामंजस्य तथा संतुलन स्थापित करने का कार्य करता है, तंत्रिका तंत्र कहलाता है। फरदीय तंत्रिका तंत्र मस्तिष्क एवं मेरु रज्जु से निकलने वाली तंत्रिकाओं का बना होता है और मस्तिष्क से निकलने वाली सभी कपालीय तंत्रिकाएं तथा मेरुरज्जु से निकलने वाली सभी तंत्रिकाएं मेरु तंत्रिकाएं कहलाती हैं। मनुष्य में आपकी 12 जोड़ी कपाल तंत्रिकाएं एवं 31 जोड़ी मेरु तंत्रिकाएं पाई जाती हैं। तो ये पॉइंट यहाँ से स्टार डाल के नोट डाउन जरूर करें। तो 12 जोड़ी आपकी क्या पाई जाती हैं, तो ये होती हैं आपकी कपाल तंत्रिकाएं और 31 जोड़ी मेरु तंत्रिकाएं होती हैं। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट जरूर आपको नोट डाउन कर लेना है, क्योंकि यहाँ से भी क्वेश्चन आपको डायरेक्टली एग्जाम में देखने को मिलते हैं। चलिए बढ़ते हैं हम लोग अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न हो जाएगा कि मस्तिष्क का कौन सा हिस्सा सांस लेने को नियंत्रित करता है। तो कौन सा हिस्सा होता है जो सांस लेने को नियंत्रित करता है, तो यह आपका होता है मज्जा या अस्थि मज्जा। ऑप्शन यहाँ पे सी इसका करेक्ट हो जाएगा। तो ये भी क्वेश्चन आपका एलपीएन टेक्नीशियन 2018 का ही पूछा हुआ क्वेश्चन है। तो मेडुला मस्तिष्क स्तंभ का सबसे नीचे वाला भाग होता है। क्वेश्चन पूछा जाए कि मस्तिष्क के नीचे वाला सबसे भाग कौन सा होता है, तो यह आपका होता है मेडुला। तो ये भी स्टार्ट पॉइंट यहाँ से इसको स्टार डाल के लिख लेना है। यह ऊपर की ओर पोंस तथा नीचे की ओर सुषुम्ना या मेरु रज्जु के बीच स्थित होता है। मेडुला में हृदय स्पंदन की दर एवं प्रबलता, रुधिर वाहिनियों का व्यास, सांस लेने की दर, भोजन निगलना, खांसना, छींकना और हिचकी, जीव की गति आज आदि के समन्वय केंद्र होते हैं, जो कि मानव की इन क्रियाओं का निगमन करते हैं। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट हो जाएंगे। चलिए बढ़ते हैं हम लोग अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न हो जाएगा कि आँख की वह संरचना जो प्रकाश किरणों को अपवर्तित करने और रेटिना पर केंद्रित करने का कार्य करती हैं, उसे क्या कहा जाता है। तो उसे हम लोग कहते हैं लेंस। तो लेंस के माध्यम से ही आँख की संरचना जो प्रकाश किरणों को अपवर्तित और रेटिना पर केंद्रित करने का कार्य करती है, तो वह लेंस के द्वारा ही होता है। तो आँख की वह संरचना जो प्रकाश किरणों को अपवर्तित करने तथा रेटिना पर केंद्रित करने का कार्य करती है, उसे हम लोग क्या कहते हैं, लेंस कहते हैं। अगला प्रश्न हो जाएगा कि रैनवियर के नोड्स सूक्ष्म रिक्त स्थान होते हैं जो किसमें पाए जाते हैं। तो यह आपके माइलियन कृत एक्सोन में पाए जाते हैं। तो ऑप्शन यहाँ पे ए इसका करेक्ट हो जाएगा यहाँ पे। तो ये भी क्वेश्चन आपका एलपीएन टेक्नीशियन 2018 में यहाँ से पूछा गया था।
तो रेनवियर के नोट्स श्वान कोशिकाओं के माइलिन इंसुलेशन के बीच पाए जाने वाले रिक्त स्थान हैं, तो माइलिनीकृत एक्सोन में पाए जाते हैं। ये न्यूरॉन की धुरी को अपवर्तित करते हैं। श्वान कोशिकाओं को ग्लियर कोशिकाएं भी कहा जाता है। तो ये पॉइंट आपको याद रखने हैं। अगला प्रश्न कि निम्नलिखित में से मानव मस्तिष्क का वह हिस्सा कौन सा है जिसमें विचारों का संग्रह होता है? तो विचारों का आदान प्रदान यह हमारे अग्र मस्तिष्क में होता है। तो ऑप्शन यहाँ पे डी इसका करेक्ट हो जाएगा। तो प्रश्न यहाँ पे पूछा गया है प्रश्न में कि मानव मस्तिष्क का कौन सा हिस्सा जो अपने आचार विचारों को संग्रह करता है, तो अग्र मस्तिष्क के द्वारा ही होता है। तो यहाँ से इंपॉर्टेंट पॉइंट बनने की क्वेश्चन एग्जाम में ज़्यादा संभावना रहेगी। तो मानव मस्तिष्क के 3 भाग होते हैं। तो ए आपका हो जाएगा अग्र मस्तिष्क, बी आपका हो जाएगा मध्य मस्तिष्क और सी आपका हो जाएगा पश्च मस्तिष्क। मानव की अग्र मस्तिष्क में 3 भाग होते हैं। तो सबसे पहले आपको याद रखना कि मानव मस्तिष्क के कितने भाग होते हैं? 3। तो 3 भाग ये आपके हो जाएंगे। फिर जो अग्र मस्तिष्क होता है इसमें भी आपके 3 पार्ट होते हैं। तो ये 3 पार्ट कौन कौन से होते हैं हम लोग यहाँ से देखेंगे। तो सबसे पहले हो जाएगा घ्राण मस्तिष्क, तो यह अग्रभाग के पहला पार्ट हो जाएगा। सेकंड आपका हो जाएगा प्रमस्तिष्क। इसका कार्य होता है कि यह संपूर्ण मस्तिष्क का लगभग 80% होता है। तो प्रमस्तिष्क यह अग्र मस्तिष्क में या अग्र मस्तिष्क का ही पार्ट होता है। जो पूरे ब्रेन का 80% भाग आपका ये प्रमस्तिष्क ही होता है। तो इसी के द्वारा सारी क्रियाएं रेगुलेट होती हैं। अभी हम लोग आगे इसको डिस्कस करेंगे। तो थर्ड पॉइंट आपका हो जाएगा कि अग्र मस्तिष्क का उपखंड, तो यह अग्र मस्तिष्क का पिछला भाग होता है। इसकी मध्य रेखा पर एक उंगली के समान उभार पीनियल पित्त होता है, जिसके सिरे पर अंतःस्रावी ग्रंथि, जिसे हम लोग कहते हैं पीनियल काय, होती है। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। मानव में अग्र मस्तिष्क अति विकसित होता है एवं समस्त बुद्धि, चेतना, इच्छा शक्ति, ज्ञान, स्मृति, वाणी, चिंतन एवं विचार संग्रह का केंद्र होता है। अतः यही पढ़ने, लिखने, बोलने और सोचने समझने, भविष्य नियोजन आदि की क्षमता प्रदान करता है। अग्र मस्तिष्क हंसने, रोकने, मूत्र त्याग आदि प्रतिवर्ती क्रियाओं का भी नियंत्रण करता है। तो यह आपके जो अग्र मस्तिष्क में आपका एक भाग होता है प्रमस्तिष्क, अभी हम लोग जो सेकंड पार्ट उसको पढ़ा था, इसी के द्वारा ये सब रेगुलेट होता है। और यह संवेदी सूचनाओं के प्रसारण केंद्र का भी कार्य करता है। इसमें श्रवण, दृष्टि, स्वाद, स्पर्श, ताप, दाब आदि की सूचनाएं होती हैं। तो ये ब्रेन के आपके इंपॉर्टेंट पॉइंट हो जाएंगे। यहाँ से जो इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको लगे उसको जरूर नोट डाउन कर लेना, क्योंकि यहाँ से इसके इंपॉर्टेंट पॉइंट से भी आपको डायरेक्टली एग्जाम में क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। तो अगला प्रश्न हो जाएगा कि मनुष्य का सोचने वाला यानी मस्तिष्क का सोचने वाला मुख्य भाग है। तो यह कहीं ना कहीं अभी हम लोग इंपॉर्टेंट पॉइंट में इसको पढ़ा था। तो यह होता है आपका अग्र मस्तिष्क। तो ऑप्शन वी यहाँ पे इसका करेक्ट हो जाएगा। तो हो सके आप यहाँ से इसकी स्क्रीनशॉट भी ले लेना ऊपर। मोस्ट इंपॉर्टेंट ये पॉइंट हो जाएंगे, तो यहाँ से आपको डायरेक्टली क्वेश्चन एग्जाम में देखने को मिलेंगे। अगला प्रश्न हो जाएगा हमारा कि इनमें से कौन से अंग में मानव शरीर का थर्मोस्टेट, जिसे हम लोग कहते हैं तापमापी, निहित होता है। तो आपको बताना है। तो इसमें आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, यहाँ पे इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो हाइपोथैलेमस मानव शरीर का थर्मोस्टेट या तापमापी निहित होता है। तो ऑप्शन डी यहाँ पे इसका करेक्ट हो जाएगा। तो इसके हो जाएंगे इंपॉर्टेंट पॉइंट। हाइपोथैलेमस मस्तिष्क का एक भाग है जिसमें विभिन्न कार्यों के साथ कई छोटे नाभिक होते हैं। हाइपोथैलेमस के महत्वपूर्ण कार्यों में से एक तंत्रिका तंत्र को पिट्यूटरी ग्रंथि के माध्यम से अंतःस्रावी तंत्र से जोड़ना है। सभी कशेरुकी दिमाग में हाइपोथैलेमस होता है। मनुष्य में यह एक बादाम के आकार की होती है। पीनियल ग्रंथि, तो यहाँ से समझेंगे ये क्या होती है। तो पीनियल ग्रंथि, जिससे पीनियल पिंड, एपीफिसिस या तीसरा नेत्र भी इसको कहते हैं। तो पीनियल ग्रंथि को हम लोग क्या कहते हैं? तीसरा ग्रंथि या थर्ड नेत्र। स्पष्ट यहाँ पे है कि पृष्ठवंशी मस्तिष्क में स्थित एक छोटी सी आंत अंतःस्रावी ग्रंथि है। यह सेरोटोनिन व्युत्पन्न मेलाटोनिन को पैदा करती है। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको
नोट डाउन कर लेने हैं। अगला प्रश्न हो जाएगा कि सूत्र, युग्मन और द्रुमास्म किससे संबंधित हो जाएंगे। तो ये दो वर्ड हैं, ये किससे संबंधित आपके हो जाएंगे। तो यह आपके हो जाएंगे स्नायु कोशिका से। ऑप्शन यहाँ पे डी इसका करेक्ट हो जाएगा। तो तंत्रिका कोशिकाएं तंत्रिका तंत्र की संरचनात्मक तथा क्रियात्मक इकाइयां होती हैं। मनुष्य के शरीर में इनकी संख्या लगभग आपके 100 अरब या कह सकते हैं 10 की पावर 10 होती है। इनकी अधिकांश संख्या मस्तिष्क में होती है। ये भ्रूण की न्यूरोप्लास्ट कोशिकाओं से बनती हैं। इनमें उत्तेजनशीलता विशेष रूप से विकसित होती है और इसलिए ये सूचना प्रसारण के विशिष्टीकृत होती हैं। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको याद रखने हैं। अगला प्रश्न हो जाएगा कि निम्नलिखित में से कौन ऐच्छिक क्रियाएं नहीं हैं। तो कौन सी ऐच्छिक क्रियाएं नहीं हैं। कुर्सी का घूमना, ये भी एक ऐच्छिक क्रिया होती है। हृदय का धड़कना, तो ये नहीं होती ऐच्छिक क्रिया। पहले बंद करना, तो ये भी होती है। किसी वस्तु पर बात करना, ये भी ऐच्छिक क्रिया होती है। लेकिन आपका हृदय का धड़कना, यह आपकी ऐच्छिक क्रिया नहीं होती है। तो वे सभी क्रियाएं जिस पर मनुष्य का नियंत्रण होता है, तो उन्हें हम लोग कहते हैं स्वैच्छिक क्रियाएं कहलाती हैं। जैसे आपका हो जाएगा बोलना, वस्तु लेना, चलना फिरना, मुट्ठी को बंद करना, एक कुर्सी को चलाना, लिखना आदि स्वैच्छिक क्रियाएं हमारे इच्छा एवं सोच द्वारा नियंत्रित होती हैं। जबकि अनैच्छिक क्रियाएं वे क्रियाएं होती हैं जो कि स्वतः ही होती हैं। इन पर मनुष्य का कोई भी नियंत्रण नहीं होता है और इनमें हृदय का धड़कना, सांस लेना, भोजन का पचना आदि यह प्रमुख क्रियाएं होती हैं। यह आपकी अनैच्छिक क्रियाएं होती हैं। यह आपके द्वारा नहीं होती हैं, यह स्वतः आपके अंदर होती हैं। तो अनैच्छिक क्रियाएं और ऐच्छिक क्रियाएं आई थिंक आप लोग समझ गए होंगे। अगला प्रश्न हो जाएगा कि ईसीजी किसके द्वारा उत्पादित विद्युत बल्बों को महसूस करता है। तो ईसीजी यह आपके हृदय में होता है। तो ऑप्शन यहाँ पे डी इसका करेक्ट हो जाएगा। तो ईसीजी हृदय द्वारा उत्पादित विद्युत बल्बों को महसूस करता है। क्वेश्चन यहाँ पे दोनों हम लोग यहाँ से डिस्कस कर लेंगे। एक होता है आपका ईसीजी और एक होता है आपका ईईजी। तो ईईजी यह आपका होता है मस्तिष्क के लिए और ईसीजी यह आपका हो जाएगा हार्ट के लिए। तो यहाँ पे ये दोनों पॉइंट आपको याद रखना है। तो ईसीजी हृदय द्वारा उत्पादित विद्युत बलों को महसूस करता है। वहीं आपका ईसीजी का उपयोग हृदय की इलेक्ट्रिकल इम्पुल्स की गति को चेक करने के लिए किया जाता है, जो एक ग्राफ के रूप में प्रदर्शित करता है। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको याद रखना है। अगला प्रश्न हो जाएगा कि इनमें से कौन सा हृदय की समस्या का निदान करने में मदद करता है। तो यह होता है, अभी हम लोग ऊपर पढ़े थे, ईसीजी। तो ईसीजी के द्वारा ही हम लोग हृदय की समस्या का निदान करते हैं। वहीं आपका ईईजी के द्वारा हम लोग मस्तिष्क का निदान हम लोग ईईजी के द्वारा करते हैं। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको याद रखने हैं। अगला प्रश्न हमारा हो जाएगा कि ईसीजी से शरीर के किस अंग की जांच की जाती है। तो आप यह क्वेश्चन देख सकते हैं, कितना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। रेलवे कई बार इसको रिपीट कर चुकी अपने क्वेश्चन को कई शिफ्टों में। तो आने वाले एग्जाम में आपको यही क्वेश्चन हूबहू सीधा विथ आपका ऑप्शन यही देखने को मिलेगा। तो ईसीजी के द्वारा हम लोग हृदय की जांच करते हैं। तो ऑप्शन ए यहाँ पे इसका करेक्ट हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं हम लोग अगले प्रश्न की ओर। तो अगला प्रश्न हो जाएगा कि मनुष्यों में अनैच्छिक क्रियाएं जैसे कि रक्तदाब, लार और उल्टी को इसके द्वारा नियंत्रित किया जाता है। तो इन चार ऑप्शन में बताना है कि यह किसके द्वारा नियंत्रित किया जाता है। तो अभी हम लोग पीछे भी यह क्वेश्चन पढ़ चुके थे। तो यह आपके मेडुला के द्वारा इसको नियंत्रित किया जाता है। तो ऑप्शन ए यहाँ पे इसका करेक्ट हो जाएगा। तो शरीर या शरीर के किसी भी अंग की क्रियाएं जिन्हें हम अपनी इच्छा से नियंत्रित नहीं कर सकते, उन्हें हम लोग अनैच्छिक क्रियाएं कहते हैं। और इन क्रियाओं पर नियंत्रण आपके मेडुला द्वारा किया जाता है। मेडुला में अनेक तंत्रिका केंद्र होते हैं जो हृदय स्पंदन या हृदय की धड़कन, रक्तचाप, श्वसन दर पर नियंत्रण रखते हैं। मस्तिष्क के इसी भाग में विभिन्न प्रतिवर्ती क्रियाओं जैसे आपका खांसना, छींकना, उल्टी करना और पाचक रसों के स्राव इत्यादि का नियंत्रण होता है। तो यहाँ से इन पॉइंटों को आपको नोट डाउन जरूर कर लेना। अगला प्रश्न हो जाएगा कि
स्वैच्छिक क्रियाओं के लिए सुनिश्चितता, अंग विन्यास, निर्वहन और शरीर का संतुलन बनाए रखने के लिए यहाँ पे किसका उत्तरदायी होता है या क्या उत्तरदायी होता है आपका? तो यह होता है का आपका अनुमस्तिष्क। ऑप्शन वी यहाँ पे इसका करेक्ट हो जाएगा। तो स्वैच्छिक कार्यों के लिए सुनिश्चितता, अंग विन्यास, निर्वहन और शरीर का संतुलन बनाए रखने के लिए अनुमस्तिष्क उत्तरदायी होता है। अगला प्रश्न हो जाएगा कि मनुष्यों में ताप नियमन को किसके द्वारा नियंत्रित किया जाता है? तो यह हम लोग करते हैं हाइपोथैलेमस के द्वारा। ऑप्शन वी यहाँ पे इसका करेक्ट हो जाएगा। तो हाइपोथैलेमस ग्रंथि मनुष्य का एक भाग है। इस ग्रंथि द्वारा पिट्यूटरी ग्रंथि के श्रावण का नियंत्रण किया जाता है, जिससे भूख, प्यास, ताप, गुस्सा और खुशी, संभोग आदि क्रियाओं का नियंत्रण किया जाता है। अगला प्रश्न हो जाएगा कि मानव मस्तिष्क का कौन सा हिस्सा बुद्धि, स्मृति और भावनाओं को केंद्रित करता है या केंद्र होता है? तो यह होता है आपका सेरिब्रम। ऑप्शन वी यहाँ पे इसका करेक्ट हो जाएगा। तो सेरिब्रम मस्तिष्क का वह हिस्सा है जो बुद्धि, स्मृति और भावनाओं का केंद्र होता है। इसे हम लोग कहते हैं प्रोजेनसिफेलॉन भी कहते हैं। तो यह वर्ड भी इसी क्वेश्चन के नीचे आपको नोट डाउन कर लेना है इंपॉर्टेंट पॉइंट में। यह मुद्रा, समन्वय, संतुलन, ऐच्छिक पेशियों की गतियों इत्यादि का नियंत्रण करता है। इसका मुख्य कार्य शरीर का संतुलन बनाए रखना है। यह शरीर के ऐच्छिक पेशियों के संतुलन पर नियंत्रण करता है। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट हो जाएंगे इस क्वेश्चन के। अगला प्रश्न हो जाएगा कि हमारी आंखों में लेंस का काम है। तो आंखों में लेंस का क्या काम होता है? तो यह आंख की फोकस दूरी को बदलना। तो यह होता है ऑप्शन सी यहाँ पे इसका करेक्ट हो जाएगा। तो फोकस दूरी में बदलाव के लिए हम लोग आंखों में लेंस का यूज होता है। तो यहाँ पे इसके इंपॉर्टेंट पॉइंट हो जाएंगे। हमारी आंखों में लेंस का काम आंख की फोकस दूरी को बदलना होता है। जब किसी वस्तु से चलने वाली प्रकाश की किरणें कॉर्निया पर पहुंचती हैं तो अपवर्तित होकर नेत्र में प्रवेश करती हैं। इससे रेटिना पर वस्तु का उल्टा प्रतिबिंब बनता है, तब वस्तु हमें सीधा दिखाई देती है। तो यहाँ से ये इंपॉर्टेंट पॉइंट हो जाएंगे, यहाँ से भी आपको एग्जाम में देखने को मिलेगा। क्वेश्चन यहाँ पे हम लोग एक ही एक क्वेश्चन डिस्कस करके चलते हैं, उसके बाद उसके फैक्ट होते हैं वो भी डिस्कस करके चलते हैं, क्योंकि रेलवे में कई क्वेश्चन भी रिपीट होते हैं और उससे बनने वाले फैक्ट से भी आपके क्वेश्चन बनने को हो सकते हैं। तो यहाँ से हम लोग एक एक चीज़ डिस्कस करके चल रहे हैं। चलिए बढ़ते हैं हम लोग अगले प्रश्न की ओर। तो अगला प्रश्न हमारा हो जाएगा कि रेटिना का वह क्षेत्र जहाँ दृष्टि सर्वाधिक होती है वह क्या कहलाता है? तो उसे हम लोग कहते हैं गर्तिका। ऑप्शन सी यहाँ पे इसका करेक्ट हो जाएगा। तो यहाँ से भी क्वेश्चन आपके आरआरबी जेईई 2019 में पूछे गए थे और आने वाले एग्जाम में भी यही क्वेश्चन आपको सीधे एग्जाम में मिलेंगे देखने को। तो फैक्ट हो जाएंगे कि रेटिना का वह क्षेत्र जहाँ दृष्टि सर्वाधिक होती है उसे हम लोग कहते हैं गतिका। अगला प्रश्न हो जाएगा कि कॉर्निया और रेटिना शरीर के किस अंग में पाए जाते हैं? तो यह हमारे आँख में पाए जाते हैं। तो ऑप्शन वी यहाँ पे इसका करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न हो जाएगा कि मानव की आंख निम्न में से किस सिद्धांत पर कार्य करती है? तो यह आपके प्रकाश के अपवर्तन के सिद्धांत पर कार्य करती है। ऑप्शन सी यहाँ पे इसका करेक्ट हो जाएगा। तो मानव की आंख निम्न में से प्रकाश के अपवर्तन सिद्धांत पर कार्य करती है। तो पास की और दूर की वस्तुओं को देखने के लिए मानव आंखों की अनुकूलन की विशेषता को क्या कहते हैं? तो पास की और दूर की वस्तुओं को देखने के लिए मानव की अनुकूलन की विशेषता को हम लोग कहते हैं सामंजस्य। तो ऑप्शन वी यहाँ पे इसका करेक्ट हो जाएगा। पास की और दूर की वस्तुओं को देखने के लिए मानव आँखों की अनुकूलन की विशेषता को हम लोग सामंजस्य कहते हैं। निकट दृष्टि दोष आँखों में होने वाला एक ऐसा विकार है जिसमें नज़दीक की वस्तुएं तो साफ साफ आपको दिखाई देती हैं, किंतु दूर की वस्तुएं साफ साफ नहीं दिखाई देती हैं। आँखों में यह दोष उत्पन्न हो जाने पर प्रकाश की समांतर किरण पुंज आँख द्वारा अपवर्तन के बाद रेटिना के पहले ही प्रतिबिंब बना देता है। इस कारण दूर की वस्तुओं का प्रतिबिंब स्पष्ट नहीं बनता है। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट हो जाएंगे। तो इसमें आपको जो इंपॉर्टेंट पॉइंट लगे उसको नोट डाउन कर लेना है। अगला प्रश्न हो जाएगा कि सामान्य आँख के लिए स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी कितनी होती है? तो यह होती है आपकी 25 सेंटीमीटर।
तो सामान्य आँख की आपकी स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी होती है 25 सेंटीमीटर। मान लीजिए आपकी आँख यहाँ पर है, यह आपकी यहाँ से ये आँख है आपकी, तो कम से कम मान लीजिए यहाँ कोई वस्तु रखी है, तो ये जो दूर है मिनिमम दूरी यह होती है आपकी 25 सेंटीमीटर, तभी आपको यह वस्तु स्पष्ट दिखेगी। तो यही आपको क्वेश्चन में कहा गया कि सामान्य आँख की स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी, न्यूनतम मीन्स आपका हो जाएगा मिनिमम दूरी आपको बताना। तो 25 सेंटीमीटर तक की वस्तु आपको कम से कम स्पष्ट दिखाई देगी, यदि इससे कम है तो आपको यह स्पष्ट नहीं दिखाई देगी। तो हम लोग इसके फैक्ट समझेंगे क्या हो जाएंगे। तो सामान्य आँख के लिए स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी 25 सेंटीमीटर होती है। आँख का वह गुण जिसके कारण आँख का लेंस उसकी फोकस दूरी परिवर्तित करने में समर्थ होता है, वह आपका आँख की समंजन क्षमता कहलाता है। तो ये पॉइंट आपको यहाँ से नोट डाउन जरूर करना है। अगला प्रश्न हो जाएगा कि जब कोई व्यक्ति केवल नज़दीक होने वाली वस्तुओं को ही देख पाए तो इस स्थिति को क्या कहते हैं। तो इसे हम लोग कहेंगे निकट दृष्टि दोष। तो उसमें क्या होगा, निकट दृष्टि दोष होगा। तो हम लोग इसके फैक्ट समझेंगे कैसे। तो जब कोई व्यक्ति केवल नज़दीक होने वाली वस्तुओं को देख पाए तो इस स्थिति को निकट दृष्टि दोष कहा जाता है। इसका कारण वस्तु का प्रतिबिंब रेटिना पर न बनकर रेटिना के आगे बन जाता है और इसके निवारण के लिए प्रयुक्त फोकस दूरी के अवतल लेंस का प्रयोग किया जाता है। तो अवतल लेंस का यहाँ से प्रयोग किया जाता है, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट हो जाएगा। क्वेश्चन आपको डायरेक्टली एग्जाम में यहाँ से देखने को मिलता है कि निकट दृष्टि दोष को दूर करने के लिए किस लेंस का यूज करते हैं, तो तब हम करेंगे अवतल लेंस का। तो ये क्वेश्चन आपको डायरेक्टली एग्जाम में पूछा जाता है। चलिए बढ़ते हैं हम लोग अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न हो जाएगा कि निम्नलिखित में से कौन सा आँख का एक विकार है। तो यही होता है आपका निकट दृष्टि दोष, यही एक विकार होता है। अगला प्रश्न हो जाएगा कि नेत्र गोलक को नियंत्रित करने के लिए कितनी मांसपेशियों का इस्तेमाल किया जाता है। तो हम लोग इस्तेमाल करते हैं आपकी 6 मांसपेशियों का इस्तेमाल किया जाता है नेत्र गोलक को नियंत्रित करने के लिए। तो नेत्र गोलक को नियंत्रित करने के लिए आपके 6 मांसपेशियों का इस्तेमाल किया जाता है। इनमें 4 सीधी और 2 तिरछी मांसपेशियां आपकी होती हैं। सीधी पेशियों में आपका हो जाएगा मीडियल रेक्टस और लेटरल रेक्टस, सुपीरियर रेक्टस और इंपीरियर रेक्टस। तो यह होती हैं आपकी सीधी पेशियां। वहीं आपकी तिरछी पेशियों में हो जाएगी सुपेरियस ऑब्लिक पेशी, वहीं इंपीरियर ऑब्लिक पेशी, यह तिरछी पेशी 2 हो जाएंगी। तो यहाँ से इन पॉइंटों को जरूर नोट डाउन कर लेना। तो यहाँ से आज के कंप्लीट होते हैं आपके 25 क्वेश्चन। तो यह क्वेश्चन आपके कहीं ना कहीं एग्जाम के आए हुए क्वेश्चन थे जो हम लोग यहाँ से डिस्कस किए थे। तो आई थिंक आप सभी लोग समझ गए होंगे, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आए हुए, और यही क्वेश्चन आपको हूबहू सीधे एग्जाम में देखने को मिलते हैं। तो जब भी आप प्रैक्टिस सेट लगाने बैठे हैं तो आप वहाँ से भी आप समझ सकते हैं कि ये क्वेश्चन आ रहे हैं क्या नहीं आ रहे हैं। तो काफ़ी बच्चों ने हमें बताया कि यहाँ से क्वेश्चन आपको डायरेक्टली एग्जाम में देखने को मिलते हैं। तो वीडियो अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर करना, और हमारा जो 1K का न्यू ईयर तक जो टारगेट है तो उससे ज़रूर कंप्लीट करवा दें, जिससे कि हम लोग एक नए एनर्जी और ऊर्जा के साथ आपको नई नई क्लासें और प्रोवाइड कर सकें, और यहाँ पे जो लेटेस्ट पैटर्न के क्वेश्चन हैं उनको हम लोग प्रोवाइड कर सकें। चलिए फिर मिलते हैं हम लोग एक नए वीडियो में। जय